हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आप लोगों की सहायता के लिए हमने विज्ञान विषय के जितने भी पिछले 10 साल में पूछे गए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो सब का हमने वीडियो सीरीज बनाया है। इस पूरे वीडियो सीरीज का ये पार्ट 10 है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसे आप अवश्य देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और इस सारे वीडियो सीरीज देखने के बाद आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको 100 में 100% जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है यानी कि 40 के 40 क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, कह रहा है कि तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। अगर हो सके तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए, कॉपी में मिलाइए और जितना उत्तर सही होता है उसे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। अगला है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकतम संख्या में उपस्थित है यानी मौजूद है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक संख्या में मौजूद है वो है सर्वभक्षक, यानी कि मांसाहार और शाकाहार दोनों करने वाले की संख्या इसमें सबसे अधिक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। यानी कि जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई उससे पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। तो उससे पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस नहीं था, जिस कारण से यहाँ पर जीवन संभव नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है। यानी कि हमारे यहाँ जो भी एसी करंट है जो हमारे घरों में उपयोग होता है उस करंट का हर्ज कितना है, यानी कि उसकी आवृत्ति कितनी है। तो उसकी आवृत्ति है 50 हर्ज होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा के मान कितनी होती है। यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर जो विद्युत धारा होता है वो कितने के बराबर होता है। तो वह होता है 10 के पावर -6 एम्पियर के बराबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र वो उत्तर प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र में है तारापुर विद्युत गृह और काकड़ापाड़ा गुजरात में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नरौरा का जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र बनाया गया है वो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। सबसे पहले यह जान लेते हैं स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम होता है जब क्या करते हैं, श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो 7 विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है और एक प्रकार की पट्टी का निर्माण करता है। इस पट्टी को ही स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, प्रिज्म की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। यानी कि उत्तल लेंस के द्वारा आवर्धित और काल्पनिक, यानी कि आवर्धित मीन्स बड़ा और काल्पनिक मीन्स आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। यानी कि उस वस्तु का स्थिति क्या होनी चाहिए। तो उस वस्तु की स्थिति होनी चाहिए फोकस और दर्पण के लेंस के बीच में जब रहेगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। यानी कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में, यानी प्रथम आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। तो प्रथम आवर्त में आवर्त सारणी के कुल 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना आसान है। यानी कि यहाँ पर कुछ तत्वों के m के स्थान पर कुछ भी तत्व हो सकते हैं, तो किस में इलेक्ट्रॉन का निकालना सबसे आसान होगा। तो यानी m जो होगा, यानी कि सीधा कोई तत्व होगा उस पर किसी प्रकार की आवेश नहीं होगा, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी आसान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल वाह्यतम सेल है। यानी कि
जो द्वितीय आवर्त में, यानी कि किसी भी तत्वों को उसके में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है या परमाणु संख्या है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो उसको रखने के लिए अलग अलग सेल होते हैं। ये सेल स्टार्ट होता है KLMN करके, ऐसे स्टार्ट होता है। तो किसी भी तत्व के बाह्यतम सेल क्या होगा, तो किसी भी तत्व के बाह्यतम सेल जो होता है उसे कहा जाता है L सेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य को क्या कहा जाता है। यानी जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल एक आबंध होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जबकि कार्बन और कार्बन के बीच 2 आबंध होते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जितने भी अल्केन ग्रुप के हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध होते हैं, जिस कारण से इसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा पद स्थापित किया गया। यानी कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया तो जितने उस समय ज्ञात तत्व थे उस सबको उसने आवर्त सारणी में सजा दिया, और कुछ तत्वों के लिए उसने खाली स्थान छोड़ दिया कि ताकि बाद में अगर कोई तत्वों का खोज हो तो उस स्थान पर भरा जाए। तो उसमें तत्व कौन सा रखा गया, तो सबसे पहले रखा गया था गैलियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। यानी कि आवर्त सारणी के अंतिम सदस्य जो होता है वो होता है एक निष्क्रिय गैस होता है, या अक्रिय गैस होता है, या नोबल गैस होता है। प्रत्येक आवर्त के सारणी के अंतिम सदस्य कहा जाता है 18वें ग्रुप को। 18वें ग्रुप को शून्य ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें केवल अक्रिय गैस को रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व है। यानी कि 2 सेल है और दोनों ही पूर्णतः भरे हुए, तो हम जानते हैं कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और दूसरे में रख सकता है 8, तो कुल मिला के कितना हो गया 10। तो 10 परमाणु संख्या वाले कौन से यहाँ पर तत्व है, तो 10 परमाणु संख्या होता है नियोन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है। यानी कि कुछ हैलोजनों को यहाँ नाम दिया गया। हैलोजन उसे कहा जाता है जो हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ करके उसके नाम में परिवर्तन करता है, उसे हैलोजन कहा जाता है। जैसे क्लोरीन जुड़ेगा तो क्लोरो कहलाएगा, ब्रोमीन जुड़ेगा तो ब्रोमो कहलाएगा, आयोडीन का जुड़ेगा तो आयोडो कहलाएगा, और फ्लोरीन जुड़ेगा तो फ्लोरो कहलाएगा। तो इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो हैलोजन है वो कौन सा है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन फ्लोरीन को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि ओजोन का आणविक सूत्र कितना होता है। ओजोन परत जो है, जो हमें सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमें सुरक्षा करता है, उसका जो सूत्र होता है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है O3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। यानी पीएच जो है कौन सा मान जो क्षारक विलयन का निरूपित करता है। तो हम सभी जानते हैं कि क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ 7 से अधिक 13 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। यानी जल के एक अणु में, तो हम सभी जानते हैं कि जल का जो अणुसूत्र होता है वो H2O होता है। यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु होता है और ऑक्सीजन के एक अणु होता है। तो इसका होगा 2:1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2:1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में संकेतों में द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। यानी कि यहाँ पर अपनी धातु पता करनी कि धातु कौन सी है। तो यहाँ पर क्या है 19 यानी 19 और 9 है और ए है। इसमें धातु कौन सा है, यहाँ 24-12 बी है, यहाँ 12-6 सी है और 16-8 डी है।
यानी कि ए बी सी डी के जगह पर कोई तत्व हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं, जो किसी तत्व के ऊपर में लिखा होता है उसका परमाणु द्रव्यमान संख्या होता है, और जो उसके नीचे लिखा होता है वो उसके परमाणु संख्या होता है। और हम सभी जानते हैं कि परमाणु संख्या कितना होना चाहिए, यानी कि अगर हम पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी की बात करते हैं तो इस साइड के जितने भी तत्व है यहाँ से यहाँ तक ये सभी धातु है, यानी कि यहाँ तक कि क्या 13 ये जिगजैग लाइन है, ये उपधातु का है। और इस बीच में जितने भी तत्व है ये सारे के सारे धातु है, अर्थात जिसका परमाणु द्रव्यमान इन सभी के बीच में होगा वो सारे के सारे धातु कहलाएंगे, और इसके बीच में होगा वो उपधातु कहलाएंगे, और इधर जो होगा वो अधातु कहलाएंगे। तो यहाँ पर क्या है 9 आ जाता है कहाँ पर, यहाँ पर, यानी कि 17 है, यानी किसका है फ्लोरीन का, तो 17वें वर्ग में है, फ्लोरीन का हो जाता है कितना 9, तो इसका होगा नहीं। उसके बाद कितना है 12 कहाँ आता है, यहाँ पर 12 है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम ये क्या है धातु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अम्लीय ऑक्साइड के 2 बार के लिखा गया है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होता है, यानी अम्ल के ऑक्साइड का जो पीएच है, तो हम सभी जानते हैं अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। अगला प्रश्न है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यानी कि हमारे प्राकृतिक में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, जो सिल्वर आयोडाइड होता है उसका रंग किस प्रकार का होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का रंग चमकीले पीले कलर का होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी जब हम श्वास लेते हैं तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे श्वास लेते हैं तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, और जिस रासायनिक क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है, इसीलिए श्वसन क्या है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कॉर्पस ल्यूटियम्स से स्रावित हार्मोन है, यानी कि कॉर्पस लुटियम से जो स्रावित होने वाले हार्मोन है उस हार्मोन को क्या कहते हैं, तो यह एक प्रकार की मादा हार्मोन है, इसे कहा जाता है एस्ट्रोजन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी जो भी पारिस्थितिकी तंत्र उसे कहा जाता है जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे सभी एक साथ रहते हैं उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा का जो स्रोत है वो केवल सूर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है कि मानव का उद्भव स्थान क्या है, यानी कि मानव का जब उद्भव हुआ यानी इवोल्यूशन हुआ मानव का वो कहाँ से शुरू हुआ, तो मानव का उद्भव जो हुआ वो अफ्रीका से शुरू हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी कि यहाँ पर कुछ रोगों के नाम दिए गए हैं, वो कौन सा रोग है जो लैंगिक जनन द्वारा एक दूसरे में फैलता है, तो यहाँ पर एक सुजाक है जिसे गुनेरिया रोग भी कहते हैं, और दूसरा एड्स है, तो यहाँ पर बी और सी दोनों इसका सही उत्तर होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि मानव गुर्दे का आकार, गुर्दे का अर्थ होता है किडनी, किडनी को हिंदी में गुर्दे या और क्या कहते हैं वृक्क कहते हैं, तो जो हमारे किडनी होते हैं वो मटर के क्या कहते हैं एक सीम के बीज के आकार का या राजमे के बीज के आकार का होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेम के बीज का आकार का। अगला प्रश्न है कि किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण है, यानी किशोरा अवस्था में जो परिवर्तन होता है तो उसके लिए कौन से जिम्मेवार हैं, तो उसके लिए एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, यानी पुरुषों में किशोरावस्था लाने के लिए टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन है, तो इस प्रकार हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर दोनों नहीं होगा। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यानी यौन परिपक्वता यानी कि जो यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यौवना आरंभ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके कारण होता है,
जो ओजोन परत है हमारे सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरण है उसे हमें रक्षा करता है, तो उसको हमारे द्वारा ही उसको क्या कर दिया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, हानि पहुंचाया जा रहा है। तो जो फ्रिज का उपयोग होता है, फ्रिज से निकलने वाले एक गैस होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ये CFC गैस जा कर के ओजोन परत को क्या करता है, छेद करता है, उसका ह्रास करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जो जल में घुलनशील हो जाएगा भस्म उसे कहा जाता है क्षार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी सोडा ऐश, जिसे आसान भाषा में वाशिंग सोडा या धोबिया सोडा भी कहते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? यानी कि यहाँ पर कुछ यौगिकों के नाम दिए गए हैं, इसमें अलग कौन है? चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, संगमरमर, खड़िया। चूना पत्थर का सूत्र होता है CaCO3, संगमरमर का सूत्र भी होता है CaCO3, खड़िया का सूत्र भी होता है CaCO3। यानी कि सारे के सारे एक ही क्या है, रासायनिक सूत्र है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 × 10H2O, सॉरी हाफ H2O। तो यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इससे अलग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला होता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी बेकिंग सोडा, जिसके हम खाने वाले सोडा भी कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहा जाता है NaHCO3 होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल, यहाँ पर कुछ अम्लों के नाम दिया गया है, उसमें से पता करना है कि संक्षारक अम्ल कौन सा है। तो यहाँ पर संक्षारक अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी H2SO4 को क्या कहा जाता है, संक्षारक अम्ल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है तो उसका pH मान कितना होता है? तो इसका pH मान होता है 10.5, यानी कि ये क्षारकीय प्रकृति के होते हैं। अगला प्रश्न है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हम सभी जानते हैं कि सल्फर का जो रासायनिक सूत्र होता, परमाणु संख्या जो होता है सल्फर का, वो 16 होता है। और जब इसके हम पहले कक्षा में रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना रहेगा 8, तो कितना है 10, और अंतिम कक्षा में कितना रहेगा 6। और 6 को अपने घर को पूरा करने के लिए कितना चाहिए 2। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। यानी कि 6 अपने इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या करेगा, संयोग करेगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्वों की कितनी आयतन ऊर्जा अधिकतम है? यानी किसकी आयतन ऊर्जा अधिकतम है? यहाँ पर कुछ तत्व दिए गए हैं, किसकी आयतन ऊर्जा सबसे अधिक है? तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसकी आयतन ऊर्जा होता है सबसे अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? यानी पौधा का जनन अंग किसे कहा जाता है? तो पौधा का जनन अंग उसके पुष्प यानी फूल को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? यानी हमारे मस्तिष्क का ऐसा कौन सा भाग है कि हमारे पूरे शरीर की स्थिति को संतुलन करके उसकी सुरक्षा करता है? तो हमारे जो अनुमस्तिष्क है वो हमें क्या करता है, स्थिति को संतुलन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होते हैं? यानी ऐसा कौन सा पौधा जिसमें रंध्र नहीं होते? तो जल में पाए जाने वाले जितने भी पौधे होते हैं उसमें रंध्र नहीं होते, और जल में पाए जाने वाले पौधे को कहा जाता है हाइड्रिला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें रंध्र नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि BS4 का संबंध किससे है? यानी BS4 का संबंध किससे? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो ये BS4 जो है गाड़ियों का मॉडल है। भारत सरकार के द्वारा जो गाड़ी सप्लाई करी जाती है तो उसके का जो मॉडल नंबर है ये सब BS4। तो ये वायु प्रदूषण को चेक करता है, यानी कि कौन से मॉडल का गाड़ी कितना वायु को प्रदूषित करेगा।
वर्तमान समय में तो BS5 BS6 आ गया है, लेकिन ये क्या है BS4 का है, तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यानी कि रक्त जो होता है उसमें ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन है? तो रक्त में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी कि प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? यानी कि बर्थ यानी कि जब कोई स्त्री अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है ताकि उसे बच्चे को जन्म देने में सहायता करता है? तो उसे कहा जाता है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बीज विकसित होता है, यानी बीज परागकोश से होता है, अंडाशय से होता है, केसर से होता है, बीजांड से। यानी किसी भी पुष्प का जो बीज बनने वाला भाग होता है उस पुष्प के बीजांड होता है। बीजांड ही क्या हो जाता है, बाद में चल करके वो बीज का रूप ले लेता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है ग्रहणी भाग से संबंधित है, यानी ग्रहणी हमारे शरीर में कौन से भाग से संबंधित है? तो छोटी आंत से जो पहले का जो भाग होता है उसे ग्रहणी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ग्रहणी भाग जो है आंत से यानी छोटी आंत से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मटर के पौधे का ही क्यों उपयोग किया था? ऐसा प्रश्न में आता है आपको लिखने के लिए 2 नंबर या 5 नंबर में। तो चूंकि मटर का पौधा कम समय में हो जाता है, 1 साल में उसे 2 या 3 बार उस पर प्रयोग किया जा सकता है और इसमें बहुत सारे वैरायटियाँ होती हैं, जिस कारण से मेंडल ने मटर के पौधे को चूज किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? यानी सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त किससे होता है? तो सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त होता है वायवीय श्वसन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वायवीय श्वसन उसे कहते हैं, यानी कि जो वायु की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया संपन्न करती है उसे ही क्या कहा जाता है? वायवीय श्वसन कहा जाता है। और वायु के अनुपस्थिति में जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि नर में जनन ग्रंथि कहलाता है, यानी नर में जो जनन ग्रंथि का उसे कहा जाता है जो किसी न किसी प्रकार के हार्मोन को रिलीज करे, यानी कि स्राव करे। तो मानव में जो जनन ग्रंथि है उसे वृषण कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि जीवन है उसकी क्या विशेषताएं हैं? अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय? तो जीवन की एक गति है संघ, यानी जीवन एक संघ में रहता है। अगला है कि स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किस में होता है? पौधों में, कवकों में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में। तो स्वपोषी पोषण जो होता है वो केवल हरे पौधों में होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस गोल्जी कहाँ होता है? यानी ग्लाइकोलाइसिस या गोल्जी बॉडी ये सब जो होता है ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यानी कि तंत्रिका तंत्र है उसकी संरचना करने वाला, यानी उसको निर्माण करने वाला और उसके कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है न्यूरॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होना है। तंत्रिका तंत्र जो होता है उसके संरचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं और वृक्क के संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम वसा का प्रक्रिया करता है? यानी वसा प्रक्रिया करने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है लाइपेज। अगला प्रश्न है नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कौन सा प्रतिबिंब बनता है? यानी कि हमारे जो नेत्र है वो किसी वस्तु को कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो हमारा नेत्र उत्तल लेंस की तरह काम करता है और उत्तल लेंस किसी वस्तु को हमेशा
वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो हमारा नेत्र भी वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। यानी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। यानी कि यहाँ पर कुछ सूत्र दिए गए हैं जिसमें विद्युत शक्ति का सूत्र कौन सा नहीं है। हम सभी जानते हैं कि विद्युत शक्ति यानी P बराबर होता है VI। तो इसको जब हम रूपांतरित करेंगे P को V बराबर, यहाँ से देखो V का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR होता है, और I बराबर, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V बराबर V/R हो जाएगा। जब इस V का वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं, सॉरी I का वैल्यू I बराबर V/R पुट करते हैं तो आ जाएगा V² R। तो ये तो सही हो जाता है, ये सूत्र ही है P बराबर VI, तो ये भी सही है, ये भी सही है। और जब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सूत्र में P बराबर VI में अब V के जगह पर हम अगर IR रख देते हैं तो ये भी I और IR हो गया, तो क्या हो गया I का स्क्वायर R हो जाएगा, तो ये भी एक सूत्र बनता है। तो यानी कि विद्युत शक्ति का ये तीनों सूत्र बनता है, लेकिन I/R² ऐसा सूत्र नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। यानी किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए किस वस्तु का हमें उपयोग करना चाहिए, किस लेंस का या किस दर्पण का। तो किसी भी वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब है हमेशा बनाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वह क्या होता है, उल्टा होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी भी लेंस से टकराकर अपवर्तित होकर किसी एक बिंदु पर जाकर वह मिल जाती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को कहा जाता है फोकस। जैसे यहाँ पर दो लेंस है, एक अवतल लेंस और उत्तल लेंस है। यहाँ पर सारे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिल रही है, इसी बिंदु को क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु कहा जाता है। या इसे आभासी रूप से पीछे यहाँ मिल रहा है, एक बिंदु पर मिल रहा है, तो इसे भी क्या कहा जाएगा, फोकस बिंदु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोकस बिंदु। अगला प्रश्न है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। यानी कि फोटोग्राफी यानी फ़ोटो खींचने वाला जो कैमरा होता है उसका जो लेंस होता है वो कैसा होता है, तो उसका लेंस होता है उत्तल लेंस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी कि कोई शब्दकोश यानी डिक्शनरी है, उसमें छोटे छोटे शब्द है, उसको देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए हमें किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसको छोटे अक्षरों है तो उसे देखने के लिए हमें 5 सेंटीमीटर की जो फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा उससे हमें काम चल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, कोई गोलीय दर्पण है या कोई गोलीय लेंस है, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर। या तो गोलीय लेंस है या तो गोलीय दर्पण है, दोनों का क्या फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। तो बताइए वो दर्पण या वो लेंस कौन से प्रकृति का है, यानी उत्तल है या अवतल है। तो हम सभी जानते हैं कि जो अवतल लेंस जो होता है उस अवतल लेंस का क्या होता है, फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, और अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोनों के दोनों अवतल ही होंगे। अगला प्रश्न है कि वोल्ट बराबर होता है, यानी वोल्ट किसके बराबर होता है, तो वोल्ट बराबर होता है यानी जूल बटा कूलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल बाय कूलम, J/C। अगला प्रश्न है कि विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। यानी विद्युत का जो आवेश है उसके प्रवाह को दर को कहा जाता है विद्युत धारा,
यानी विद्युत आवेश के प्रवाह को दर को जो कहा जाता है वो विद्युत धारा कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि यहाँ पर कुछ सूत्र लिखे गए हैं, उन सूत्र में कौन सा सूत्र सही है। तो हम सभी जानते हैं जूल बराबर होता है कूलम गुने वोल्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं, यानी CHO अभिक्रियाशील समूह है या प्रकार्यात्मक समूह है, इसे कहा जाता है एल्डिहाइड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड। अगला प्रश्न है कि एथेनॉल के सांद्र को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। जब एथेनॉल को आप H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो यहाँ पर गैस बनेगा इथाइल, नहीं इथाइल ही गैस बनेगा, यानी C2H4। अगला प्रश्न है जिंक ब्लेड निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है। तो जिंक ब्लेड जो है वो जिंक का यानी जस्ता का अयस्क है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है, यानी आवर्त सारणी में किसी आवर्त के कोई भी आवर्त हो उसमें तत्वों के कौन सा गुण समान होता है। तो सभी आवर्तों में जो तत्वों का जो गुण होता है उसकी कक्षा की संख्या क्या होती है, समान होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अभिक्रिया CaOH2O और CaOH किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी कि बहुत सारे अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें। ये दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, बहुत चीज़ मिलकर के एक वस्तु का निर्माण करें, उसे कहा जाता है संयोजन। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है, जल है, ये सब मिलकर क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दो वस्तु मिलकर के एक वस्तु का निर्माण कर रहा है, यानी संयोग हो रहा है, जिस कारण से इसे कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट यानी W के बराबर है। तो यहाँ पर जो मात्रक है वाट वो है, इसका मात्रक होता है जूल बाय प्रति सेकेंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि विद्युत हीटर के तार के कुंडली को बनी होती है। जो विद्युत हीटर होता है उसके तार जो होता है तो उसकी जो कुंडली होती है वो किस तार के बने होते हैं। तो विद्युत हीटर का जो तार होता है वो नाइक्रोम के बनी होती है, और जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। यह विद्युत हीटर, इसमें जो तार लगे हुए हैं ये किसका है, नाइक्रोम का तार होता है। और इसकी क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता बहुत उच्च होता है, जिस कारण से यह विद्युत को क्या करता है, रोक लेता है और ये गर्म हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, यानी कि परिपथ का ऐसा कौन सा गुण है जो विद्युत को ऊर्जा को ऊष्मा में, अभी तुरंत बताए कि नाइक्रोम के तार में प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक प्रतिरोध होने के कारण वो गर्म होकर के ऊष्मा देने लगता है। तो चालक का प्रतिरोध ऐसा गुण है जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरोध। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। एक विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने के लिए, कोई विद्युत सेल है उसमें धारा प्राप्त करने के लिए इसके सिरों के बीच जो विभवांतर है उसका मान क्या होता है। तो उसका मान होता है जो विद्युत वाहक बल होता है उसका क्या होता है, उससे कम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अनवीकरणीय ऊर्जा उसे कहा जाता है या अनवीकरणीय संसाधन उसे कहा जाता है जिससे भविष्य में समाप्त हो जाएगा और उसे पुनः निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगेगा, उसे कहा जाता है अनवीकरणीय। तो यहाँ पर जो कोयला है, कोयला को क्या कहा जाए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का, यानी एक बार कोयला समाप्त हो गया तो उसे बनने में करोड़ों वर्षों का पुनः समय लगेगा। अगला है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी तरंग दैर्घ्य को किस में व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को किया जाता है हर्ज में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसका SI मात्रक होता है हर्ज। अगला है प्रश्न है किसी चालक तार में प्रवाहित धारा में गतिशील कण कौन से होते हैं।
कोई चालक तार है, उसमें बहुत सारे गतिशील कण दौड़ते रहते हैं, जिसके कारण आवेश क्या होता है, चलता है। उस गतिशील कण को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ गलत लग गया है, यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर होता है विभवांतर गुने कूलम। तो यानी कि यहाँ पर कुछ विभवांतर यानी 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 24 जूल। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोग के लिए इसी प्रकार के वीडियो बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।